नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूं और आज के इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है आपका बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। और ये टॉपिक जब एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है और प्रश्न को देखते ही अपन वहां से बच के निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मैं पहले इसका बेसिक आपको समझाने वाला हूं और उसके बाद आपको प्रश्नों की ओर लेके चलेंगे। लेकिन आपको साथ जुड़े रहना है, पूरा वीडियो देखना है और 100% मैं वादा करता हूं कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगा। और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आज का वीडियो और इससे आने वाले नेक्स्ट जो भी रीजनिंग का वीडियो आएगा आपके लिए वाकई बहुत शानदार होगा। और स्पेशली राजस्थान पुलिस जिसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है, तो उसके लिए ये वीडियो और भी शानदार, उपयोगी और भी सहायता आपको प्रदान करेगा। तो देखिए, व्यवस्थित क्रम यानी बैठक व्यवस्था होती क्या है। बैठक व्यवस्था होती क्या है? आपको कुछ वस्तु दे दे या कोई व्यक्तियों का एक समूह है, उनको अगर आप निश्चित क्रम में बिठा सकते हो। देखिएगा, इसका मीनिंग यहां पे लिख रहा हूं, कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों, वस्तुएं हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों को एक निश्चित क्रम में, कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों को एक निश्चित क्रम में बिठाना, बिठाने की व्यवस्था को क्या कहेंगे? अपन बैठक व्यवस्था में इसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना? बैठक व्यवस्था इसे मैं कहूँगा। अगर आप कुछ वस्तुएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं, उसे एक निश्चित क्रम में अरेंज कर सकते हो तो यहाँ बिठा सकते हो, बिठाने। ठीक है ना? बिठाने कि इस क्रम को मैं क्या कहूँगा? बैठक व्यवस्था कहूँगा। अब आपके एग्जाम में आ रहा होगा कि सर इससे क्वेश्चन कैसे पुट होता है, हम कैसे बच्चों को बिठाएंगे, कैसे व्यक्तियों को बिठाएंगे, कैसे वस्तुओं को रखेंगे? तो वो भी देखिए। बैठने की व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, बैठने की स्थिति किस प्रकार होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बैठने की व्यवस्था या बैठने की स्थिति किस किस प्रकार की आपके एग्जाम में बन सकती है, उसके बारे में देखते हैं। लोग वर्ताकार स्थिति में बैठ सकते हैं, यानी कह सकता हूं मैं गोलाकार स्थिति। अब गोलाकार स्थिति में कैसे? जैसे ये 4 व्यक्ति बैठे हैं और जिनका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर। ये केंद्र हो गया, यानी ये एक प्रकार की गोलाकार व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? गोलाकार। और इस व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 4 व्यक्ति मैंने बिठाए हैं। क्लियर है? आगे और कैसी व्यवस्था हो सकती है? आपको ये वर्गाकार स्थिति में भी बिठाने का बोला जा सकता है। कैसी स्थिति? वर्गाकार स्थिति में भी बोला जा सकता है। जैसे ये देखिए, 2 यहाँ बिठा दिए, 2 को यहाँ बिठा दिया, 2 को यहाँ, और ये 2 व्यक्ति सभी एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठे हैं। टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं और वर्गाकार स्थिति में बैठे हैं। ये केवल मैं स्थितियों की बात कर रहा हूँ, बिठाने के तरीके की बात कर रहा हूँ। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद चीज़ साबित होगी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूर्णतः खत्म करूंगा, बैठक व्यवस्था का 100% बोल रहा हूँ। अब ऐसे कैसे? आयताकार स्थिति में भी बिठाया जा सकता है। किस स्थिति में? आयताकार स्थिति में। ये देखिए, ये आयताकार स्थितियां। कौन सी स्थिति है? आयताकार। क्लियर है ना? तो ये अपने कौन सी आयताकार स्थिति के अंदर बैठक व्यवस्था अगर देखी जाए तो इस प्रकार हो चुकी है। ये है वर्गाकार, गोलाकार। अगर आपको बैठक व्यवस्था में बिठाना हो तो आप इस प्रकार अरेंज करोगे। और देखिएगा, एग्जाम में और किस व्यवस्था में बिठाया जाता है वो सारी चीजें एक साथ क्लियर करते हैं। ये एक लाइन है, एक लाइन में अगर बिठाना हो, एक लाइन में, और एक लाइन में स्पेशली अगर देखो व्यक्ति का मुंह ऊपर की ओर या व्यक्ति का मुंह नीचे की ओर, इस स्थिति में हो सकता है। यानी एक ही लाइन में बैठे और कुछ व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहे हैं और कुछ व्यक्ति नीचे की ओर देख रहे हैं, दोनों स्थितियां बन सकती है। आगे बढ़ते हैं।
अगर दो समांतर लाइनों की स्थिति हो, दो समांतर लाइनों की स्थिति हो, दो लाइनें जो एक दूसरे के समांतर, अगर इस स्थिति में आपको अरेंज करना हो तो आमने सामने इस प्रकार मुख करके बिठा देंगे या एक दूसरे के विपरीत बिठा सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको केवल यही समझाया है कि बिठाने के तरीके आपके एग्जाम में कौन से आते हैं। गोलाकार आ सकता है, वर्गाकार आ सकता है, आयताकार आ सकता है, एक लाइन में बिठाने का तरीका पूछा जा सकता है एग्जाम में, और दो समांतर लाइनों में एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बिठाने की व्यवस्था पूछी जा सकती है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो आपके इस प्रकार के प्रश्नों के हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या कि बाईं दाईं स्थिति किस प्रकार आप अरेंज करोगे। अच्छे से देखिएगा, एक स्थिति को समझ लीजिए, आपको सारी स्थितियां एक साथ क्लियर हो जाएगी। बाएं दाएं की स्थिति किस प्रकार होती है मैं उसकी बात करता हूं। बाएं दाएं की स्थिति किस प्रकार होती है, बाएं दाएं की स्थिति किस प्रकार होती है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। 100% आज ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको बैठक व्यवस्था के बारे में कुछ है, संकोच है, तो आज वो चीज़ भी 100% ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत शानदार जानकारी लेने वाले हो। अब किसी स्थान विशेष के बाएं और दाएं की स्थिति अगर मैं आपसे पूछूं तो किस प्रकार होती है, ध्यान दीजिएगा। ये एक वर्तीय स्थिति, यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ देखते हैं, और उधर और मैं आपको दिशा विशेष की स्थिति भी समझाऊंगा। अगर इस व्यक्ति का मुंह इस दिशा में, यानी ये व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि ये व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है और ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। अब मेरे को ये बताना है कि इस व्यक्ति का बायां कौन सा है, इस व्यक्ति का दायां कौन सा है। ये वाला हाथ मैंने आपको हर बार समझाया, यही हाथ यूज करना है। इस हाथ को जिस दिशा में व्यक्ति देख रहा है उस दिशा में रखिए, ये इस दिशा में रख दिया। ये हथेली वाला भाग तो है दायां और ये नाखूनों वाला भाग होता है बायां। 100% क्लियर कर लीजिए। अब व्यक्ति का मुंह ऊपर की ओर है तो हाथ ऐसे रखूंगा, हथेली वाला भाग दायां और ये नाखूनों वाला भाग बायां। तो यहाँ पे लिख देता हूं, हथेली वाला भाग अपना क्या होगा, दायां, क्या होगा, दायां, और नाखूनों वाला भाग क्या होगा, बायां, क्या होगा, बायां। क्लियर है, नाखूनों वाला भाग क्या होगा, बायां। अब अच्छे से समझ लीजिए, हाथ को ऐसे रखोगे तो ये दायां और ये बायां हो जाएगा। ये लो, ये है दायां और इधर वाला हो गया बायां। क्लियर है, ऐसे कैसे, अगर ये हाथ मेरा इस दिशा में है, दिशा अभी बाद में बात करेंगे, ये वाला हो गया दायां और ये वाला हो गया बायां। इधर लिख रहा हूँ दायां और इधर लिख रहा हूँ बायां। 100% किसी स्थान विशेष के बाएं दाएं की, किसी स्थान विशेष के बाएं दाएं की स्थिति आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पे बैठ जाए, उसका मुख जिस दिशा में, जिस और तीर इशारा करे वहां पे ये हाथ रखना है। ये हाथ, हथेली वाला भाग क्या होगा, दायां, नाखूनों वाला भाग क्या कहलाएगा, बायां। बस ये दो चीजें दिमाग में लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको समझाने जा रहा हूं, ये है दिशा विशेष के लिए। दिशा विशेष के लिए अगर आपसे पूछा जाए, दिशा विशेष के लिए बाएं दाएं की स्थिति, अगर कोई दिशा विशेष की बाएं दाएं की स्थिति की बातचीत हो तो किस प्रकार होगी उसे देख लीजिए। ये मैं यहाँ पर कुछ 4 दिशाएं बना रहा हूँ, ये 4 दिशाएं। अब इन 4 दिशाओं में देखिएगा, ये कौन सी दिशा है, आप लोगों को पता है उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण है। ये पूर्व है। और ये कौन सी दिशा है भाई, ये है पश्चिम। अब मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, तीर का निशान ऊपर लगा हुआ है, तो ये हाथ रखिए ना आप यहाँ पे, ये क्या है, दायां, ये क्या है, बायां। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ये तो है दायां
और ये है बायां। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में ये वाला भाग क्या है और ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है दायां, सॉरी ये वाला भाग है बायां और ये वाला भाग है दायां। आपको अभी स्पष्ट हो जाएगी इसकी कहानी। मैं पूर्व दिशा की ओर ये हाथ रखता हूं, ऊपर वाला जो नाखूनों वाला भाग है वो तो है बायां, हथेली वाला भाग है दायां। क्लियर है? दिशा विशेष की स्थिति। अब देखो दक्षिण, दक्षिण में जब हाथ ऐसे रखा जाएगा तो ये उधर दायां, सॉरी बायां, और इधर क्या होगा? दायां हो जाएगा। इधर क्या होगा? दायां। क्लियर है? और पश्चिम दिशा में हाथ ज़्यादा नहीं मोड़े, ऐसे नहीं कि हाथ ऐसे मुड़ जावे, ज़्यादा आराम से यहाँ पे ये हाथ रखूँगा तो ये होगा मेरा दायां और ये हो जाएगा बायां। अब आप लोगों को पता है ना कि बाएं को क्या बोलते हैं? बाएं को बोला जाता है लेफ्ट और दाएं को क्या बोलते हैं? राइट। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में ये चीज़ें लिख लीजिए। 100% इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ये चीज़ें उपयोगी सिद्ध होने वाली। अब साथ में एक और चीज़ देखते हैं, ये मैं क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। वो क्या चीज़ है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक वर्ताकार स्थिति है और इस वर्ताकार स्थिति में एक व्यक्ति का मुंह इस दिशा में, एक व्यक्ति का मुंह इस प्रकार की है कुछ स्थितियाँ, ये सभी एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाएं दाएं की स्थिति किस प्रकार होगी उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। जब ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो ये है बायां और ये क्या है? दायां। और जब नीचे की ओर देखा जा रहा है तो ये है बायां और ये है दायां। 100% बात क्लियर हो गई। जब इस दिशा में देखा जा रहा है तो ये है बायां और ये है दायां। जब इस दिशा में देखा जाएगा तो ये है बायां और ये है दायां। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। केंद्र की ओर देखें तो ये स्थिति, केंद्र के विपरीत दिशा यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में देखें तो वो स्थिति होनी चाहिए। स्थान विशेष का बायां दायां आपको समझ में आ गया। अब कुछ लाइनें जो आपके इस बैठक व्यवस्था से रिलेटेड है और एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो आप पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि लाइनें यही आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब वो उन लाइनों को मैं आज पूर्णतया आपको समझाऊंगा कि वो लाइनें आप किस प्रकार हल करोगे उसके बारे में देखिएगा कि लाइनें अगर दे दी जाए तो उस कंडीशन में आप कैसे इनका सरलीकरण करोगे, किस प्रकार से इन लाइनों से आप कि लाइनें आपके सामने आ जाए। तो अब देखें एग्जाम में अगर ये लाइनें आ जाए तो आप किस प्रकार इन लाइनों को अपने इस कॉन्सेप्ट से जोड़ोगे वो चीजें समझनी है। देखो लाइन, पहली लाइन में लिख रहा हूं ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये पहली लाइन अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं। अब नॉर्मल सी लाइन है, यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं। इस लाइन में देखो क्या बोला, ए बी के बाएं, यहां पर है बी, बी के बाएं कौन है? ए। जब इस दिशा में ऊपर की ओर मुख होगा तो उस कंडीशन में बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ए बी के बाएं, बी के बाएं कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? ए बी के बाएं, तो ये बी का बायां इधर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ चलते हैं तब तो होता है बायां और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? दायां। अगर बाएं बोला तो इस तरफ, दाएं बोलता तो आगे होता। क्लियर है? अब दूसरी लाइन, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, दूसरा है जो सी के, अब देखो जो सी के बाएं दूसरा है। अब देखो यहां पे क्या चीज आ रही है, जो सी के बाएं दूसरा है। करना कुछ नहीं है, आपको यहां पे पूरा ध्यान देना है कि जब यहां से यहां तक पढ़ूं तो ए बी के बाएं दूसरा है, ये ए बी के बाएं कौन सा है? दूसरा। ए इधर है, ये बाईं ओर है, और जो सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा कौन है? देखो ए है जो बी के तो बाएं दूसरा है, ए है जो बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा,
तो यहाँ पे जो वर्ड किसके लिए काम आया, बी के लिए। ये जो बी है वो सी के दाएं, सी के बाएं, यहाँ पे सी लिखूंगा और ये स्थिति बनेगी। आराम से समझिए, ए है जो बी के बाएं दूसरा है, ये बी के बाएं दूसरा, जो सी के बाएं दूसरा, जो कौन, ये बी, किसके, सी के बाएं किधर, दूसरा। क्लियर है। यहां पर आपको ये चीज लिख लेनी है, जैसे ए बी और फिर आया जो और फिर यहाँ पे है सी। तो ये जो वर्ड है ना, इस आगे वाले के लिए बोला जाता है, जो से ठीक आगे जो आएगा उसके लिए ये अक्षर होगा। क्लियर है। यहां पर देखिए ए बी और जो से बाद सी, तो जो वर्ड के ठीक पहले अंतिम का महत्व होगा। ये अंतिम जो अक्षर है किसके लिए होगा, इस जो से ठीक पहले वाले के लिए। ए बी के बाएं दूसरा और सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं, जो सी के बाएं दूसरा है कौन, बी। क्लियर है। तो अब देखो तीसरा पॉइंट भी अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पूर्णतया समझ में आना अनिवार्य है। और आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है, तो वो चीजें आपके सॉल्व हो जाएगी। तीसरा वक्तव्य है कि ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं। ए जो सी के, बी के बाएं दूसरा, ए जो बी के बाएं दूसरा है, ए जो बी के बाएं क्या है, दूसरा, और सी के तुरंत बाएं है, सी के तुरंत बाएं हैं। अब देखिएगा इस लाइन का मीनिंग क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये एक लाइन है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, ये बी के बाएं दूसरा कौन है, ए, बी के बाएं ये पहला और ये दूसरा कौन है, ए। यहां पे देखो मैं पहले तो ये लिख देता हूं, ए जो बी और सी, यही है ना, ए जो फिर सी। इस जो के पहले कौन आ रहा है, ए, यानी ये अंतिम का संबंध किससे हुआ, ए से, सीधी सी बात है। तो सी के तुरंत बाएं कौन है, ए, सी के तुरंत बाएं, यहां पर देखो सी आएगा क्योंकि ये बायां इधर ही हुआ ना, तो सी के तुरंत बाएं कौन है, अगर दाएं का बोलता तो उधर सी यहां पे आ जाता, ये है दायां। तो बाएं दाएं की स्थितियां आपकी स्पष्ट हो चुकी है। ये है आपको कॉन्सेप्ट, देखो इसमें क्या बोला है, ए जो बी के बाएं दूसरा, ए जो बी के, ये बी के बाएं पहला, ये दूसरा ए, लेकिन सी के तुरंत बाएं हैं। सी के तुरंत बाएं कौन है, ए। यहां पर जब मैंने इस स्थिति को ऐसे यहां पे लिखा तो ए जो बी सी, यानी इस लास्ट वाले का मीनिंग अर्थ कौन देगा, ए देगा। और ए के बाएं तुरंत बाएं कौन है, सी। ए के तुरंत बाएं कौन, ए के तुरंत दाएं है सी, और सी के तुरंत बाएं कौन है, ए। ये चीजें आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा एक और चीज कि ए बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा, और यहां पे और वर्ड आया है, और सी के दाएं, और सी के दाएं दूसरा है। अच्छे से वापस देख लीजिए, आपको बोला है ए बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं दूसरा। यहां पर जो वर्ड नहीं आके क्या आया है, और। अब देखो इस और वर्ड का यहां पे क्या मीनिंग रहेगा, अच्छे से समझिएगा। ये एक आपके पास लाइन है, ए बी के बाएं दूसरा है, यानी ए ये बी है, बी के बाएं दूसरा कौन है, ए, और सी के दाएं दूसरा, और सी के दाएं दूसरा कौन है, ये ए ही है भाई। यानी इसका अर्थ समझते हैं, ए बी और सी। यहां पर ये जो सी है ना, अंतिम वर्ड, इसका संबंध और आने पर किससे होगा, पहले से। यानी सी के दाएं दूसरा कौन है, ये ए है, सी के दाएं, ये सी यहां पर बनाऊं तो सी का दायां आगे होगा, एक और ये दो। क्लियर है। देखो ये इधर आऊं तो बी का बायां, अब आपको पता चल गया होगा बाएं दायां, हथेली यहां, हाथ यहां रखूं तो इधर वाला भाग बायां, और सी के दाएं दूसरा कौन है, ए, तो देखो सी के ये उधर चलूंगा तो दाएं। क्लियर है ना ये बात। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो की स्थिति आने पर अंतिम का संबंध जो से ठीक पहले वाले से होता है, और की स्थिति होने पर अंतिम वाले का संबंध पहले से होता है। 100% ये चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। और अब देखो यहां पर ये दो चीजें हो गई, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, और है, किंतु है,
परंतु है, ये वाले वर्ड आ जाए तो ऐसे नहीं कि ये क्या है और ये दोनों चीजें समान ही होती है। क्लियर है? एक और लाइन देखते हैं जो इसी के साथ अपने इस टॉपिक को हल करवाने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। वो लाइन किस प्रकार है अच्छे से समझिएगा। ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है। अब आप यहां पे देखिएगा, क्या आपको इस लाइन को पढ़ के आप कुछ समझ पा रहे हैं? यहां पे देखा गया कि ए और बी के मध्य संबंध है, ठीक है। यहां पर ए व बी के मध्य संबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखा सी व डी के मध्य संबंध है। किसके मध्य? सी व डी के मध्य संबंध है। इसका और इसका जब अपने विश्लेषण किया तो देखा कि ये चारों चीजें असमान हैं। चारों क्या है? असमान। जब चारों अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई संबंध नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ये भी बात? वापस मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे चारों बातें कि आपको ये चीजें किस प्रकार समझनी है, किस प्रकार अच्छे से क्लियर करनी है। आपको जो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ये ए बी जो सी, अगर यहाँ पे ए जो बी और यहाँ पे लास्ट सी, तो इस सी का संबंध किससे होगा? बी से। यहां पर इस सी का संबंध किससे होगा? ए से। ऐसे कैसे? ए बी और सी आ गया तो इस सी का संबंध किससे होगा? और के कारण होगा ए से। यहां पर किंतु आ सकता है, परंतु आ सकता है। क्लियर है ना? ऐसे कैसे? अगर आपके पास विचित्र ए बी और सी और डी, इनमें भी कोई संबंध इन दोनों के मध्य नहीं बनेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। ये चीजें अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि आपकी गलतियां ज्यादा इन्हीं कारण और यही एग्जाम में आप गलती करते हो। ये चारों पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा। 100% अपन ने बैठक व्यवस्था से रिलेटेड बेसिक जानकारी पूर्णतः समझ ली है। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। आपको कहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फिर आप मुझे बताइएगा कि सर अब ये टॉपिक आप अब भी अगर आपके प्रॉब्लम रहती है तो उसके बाद में जरूर आपके लिए और जैसा आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आप में से अगर कोई हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ। प्रश्न है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं और इनके बैठने की व्यवस्था एक वर्त में खड़े हैं। एक वर्त में ये क्या है? खड़े हैं। एक वर्त में खड़े हैं। अब इसमें आपको क्या बोला है? बी डी एवं सी के मध्य है। बी डी एवं सी के मध्य हैं। बी डी एवं सी के मध्य हैं। क्लियर है? बी की स्थिति इस प्रकार दी है कि जो बी है वो डी और सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है। ए ई एवं सी के मध्य है और एफ डी के दाहिनी तरफ है। एफ डी के दाहिनी तरफ, एफ डी के दाहिनी तरफ है। अब देखो इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ए एवं एफ के मध्य कौन है? तो ए एवं एफ के मध्य कौन है? ए एवं एफ के मध्य कौन है? तो अच्छे से देखिएगा, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे है सी, सी में है आपके डी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से पहले इसका डायग्राम अपन बनाएंगे। डायग्राम बनाना अगर आप सीख जाते हो तब तो ये प्रश्न अच्छे से हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज जो बता रहा हूं इसमें 2 डायग्राम एक साथ लेके चलना है। तो यहां पर 2 डायग्रामों की सहायता से अपन समझेंगे 2 डायग्राम कैसे। उन 2 डायग्रामों को आप साथ में लेके चलोगे, वो दोनों पॉइंट एक साथ क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छे से देखिएगा, यहां पर 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ ये एक वर्त में खड़े हैं।
पहली बात तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मुख के बारे में नहीं बोला जावे, मुख दो, एक तो केंद्र की ओर और एक होता है केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत, ये दो स्थितियां होती है। अगर आपको इन दोनों में से कुछ प्रकार कैसी भी स्थिति नहीं बोली जावे तो उस स्थिति में आपका जो मुख है वो केंद्र की ओर ही होना चाहिए। किधर होना चाहिए? केंद्र की ओर। अब यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6। ये वर्त है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर एक और आकृति बना रहा हूँ और साथ में ही मैं पूर्णतया इस चीज़ को 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बी डी एवं सी के मध्य है। ये लाइन बोली गई है बी डी एवं सी के मध्य है, ये बी डी एवं सी के मध्य। अब आप कहोगे ये क्या किया? प्रश्न को हल करने के लिए दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, किसी ना किसी एक पॉइंट के बेस पे अपन इस पूरे प्रश्न को हल करने वाले। मैंने बी यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। एक जगह फिक्स होना जरूरी है। इन सब का मुख कहाँ है? जब तक नहीं बोला जाए केंद्र की ओर है। ठीक है, किधर है? केंद्र की ओर। अब आप कहोगे सर बी यहाँ पे लिखा, ये डी और सी के मध्य है, तो सी इधर भी हो सकता है, डी उधर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं दो डायग्राम एक साथ लेके चले। आगे बढ़ते हैं। ए ई एवं सी के मध्य है। ए है जो ई एवं सी के मध्य है, ए है जो ई एवं सी, ये सी, यहां पे ए और यहां पे ई। ई है ना वो ए और सी के मध्य, ए ई एवं सी के मध्य, यानी ई और सी इन दोनों के मध्य कौन है? ए। ठीक है, बना लिया। लेकिन यहां पे भी तो बनाना पड़ेगा, सी और ई इन दोनों के मध्य कौन है? ए। अभी तक ये भी डायग्राम सही है और ये भी सही है। क्लियर है? आगे देखिएगा, एफ डी के दाहिनी तरफ है। अब बात आती है कौन सा राइट है कौन सा गलत है, अभी बात कंफर्म हो जाएगी। एफ डी के दाहिनी तरफ है, डी ये रहा, डी का दायां इधर होगा, यहां पे कौन होगा? एफ। एफ डी के दाहिनी तरफ, क्योंकि इधर मुंह है, सॉरी यहां पर देखिएगा डी का मुंह उधर है, हाथ ऐसे रखूंगा तो दायां इधर होगा। एफ के दाहिनी तरफ कौन है? डी। यहां पर तो बी बैठा है, इसका मतलब यहां पर मैं एफ नहीं बिठा सकता। जब प्रश्न में बोला है कि एफ डी के दाहिनी तरफ है तो यह डायग्राम गलत हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे देखते हैं, एफ डी के दाहिनी तरफ, ये रहा डी, और डी का दायां किधर होगा? ऊपर, और डी के दाएं में यहां जगह खाली है, इस जगह पे कौन होगा? एफ। बात समझ में आई? आपको बोला कि ये बी डी और सी के मध्य है, आपको इधर या फिर इधर मैंने अरेंज कर दिया। फिर बोला कि ये ए ई और सी के मध्य है, ये सी और ई के मध्य, दोनों ही अभी तक सही है। लेकिन इसने बोला कि डी के दाईं ओर, ये तो बायां हुआ ना। इस स्थिति में देखूं तो यहां पर एफ डी के दाहिनी तरफ है, ये इधर मुंह है, क्योंकि इसका मुख कहां है? केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर मुख होगा तो ये दायां इधर होगा, यानी एफ इस स्थिति में वैलिड है और ये डायग्राम आपका सही है। तो ए और एफ के मध्य कौन है? ए और एफ इन दोनों के मध्य कौन है? ई। क्लियर है? ए और एफ के मध्य कौन है? ई। तो आज का अपना वीडियो यहीं तक समाप्त होता है और आगे मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करूंगा। गोलाकार स्थिति, वर्गाकार स्थिति, आयताकार स्थिति, एक रेखा की स्थिति या दो समांतर लाइनों की स्थिति, ये सारी समझा दी है। इनके अंदर बिठाने के तरीके आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा और साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा। किस प्रकार ये डायग्राम राइट और रॉन्ग हुआ है, अपन और भी खूब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिनमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जहाँ तक मुझे 100% विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज का ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा और आज का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार, बैठक व्यवस्था, जिसके डाउट था वो आज क्लियर काफ़ी सारे हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, और आगे प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद।